IVF इज अ श्योरिटी फॉर हैविंग अ बेबी? नहीं, ऐसा श्योरिटी नहीं है। प्रेगनेंसी नहीं चाहिए स्विच ऑफ, अब चाहिए तो स्विच ऑन। कि हमें लड़का चाहिए और IVF से तो लड़का हो जाता है। मिथ, very major myth. Twins are less safe than single, and it has been shown कि ऐसा नहीं है कि ट्विन प्रेगनेंसी में सिंगलटन प्रेगनेंसी से डबल रिस्क है। The risks of twin pregnancy are thought to be 7 times higher than a singleton pregnancy. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हो रही है उसमें 2 कैंसर्स का इंसिडेंस हम लोग देख रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज यूट्राइन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को लेकर, वुमेन हेल्थ। अगर हम बात करते हैं वुमेन की, बहुत सारे केसेस में हम वुमेन को पूछते भी हैं एज अ डेटी, एंड बहुत सारे केसेस में ये वुमेन निगलेक्टेड भी है। तो हमारे साथ आज बहुत ही रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड IVF एक्सपर्ट डॉक्टर सोडी हैं। हेलो मैम। जिनके पास एक्सपीरियंस मोर देन 30 years, मैम, इफ आई एम राइट? यस। Okay. Having an experience set more than 30 years, ma'am, I would like to know about your journey also as a doctor. मैं शायद 7-8 साल की थी जब मुझे समझ में आ गया कि मैंने बनना तो डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, ये मुझे समझ आया इंटर्नशिप में। और फिर गायनेकोलॉजी की मैंने MD ज्वाइन की PGI चंडीगढ़, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जिसकी रेपुटेशन आज तक भी कायम है। तो वहाँ 1992 में मैंने MD गायनी ज्वाइन की, 95 में पास आउट किया। उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी करके गवर्नमेंट जॉब्स में एक्सपीरियंस लेते हुए फिर मैंने धीरे धीरे अपना फील्ड IVF और इनफर्टिलिटी बनाया। और इसके अलावा, इनफर्टिलिटी के अलावा, हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी से डील करते हैं, मेनोपॉज पेशेंट्स के साथ, एडोलेसेंट हेल्थ के साथ डील करते हैं। तो मैं, हमारा जो चंडीगढ़ चैप्टर है मेनोपॉज सोसाइटी का, उसकी सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। और करंटली मैं जो चंडीगढ़ चैप्टर इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी है उसको भी हेड कर रही हूँ एज सेक्रेटरी। मैम, कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 30 years, अगर हम बात करते हैं, बिकॉज हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, तो एक मिनार्की से, एक बच्ची की मिनार्की से लेकर एक ओल्ड एज वुमेन का मेनोपॉज तक की जर्नी आज हम डिस्कस करेंगे। राइट। सो अगर हम बात करते हैं मिनार्की एज की, जो कि इनिशियल टाइम्स में मे बी समवेयर अराउंड, आई बिलीव ड्यूरिंग आवर टाइम्स आल्सो वाज 13-14, जो कि डिक्रीज डाउन करके आज 9 और 10 हो गया है। मैम, बिल्कुल ठीक कहा अपर्णा आपने कि जो मिनार्की यानी कि पीरियड शुरू होने की एज हुआ करती थी 13, 14, 15 साल, वो धीरे धीरे कम होती होती जो है अभी 8-9 साल पे हो गई है। तो बाय डेफिनेशन जो है प्रीकोशियस प्यूबर्टी इज लेस देन 8 years। तो जब 8 साल से पहले शुरू हो जाते हैं तो बहुत सारे मेडिकल इश्यूज आते हैं, लेकिन 8, 9, 10 साल में भी जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देयर आर चांसेस कि क्लास में उनको बुली किया जाएगा, उनसे अपने ये पीरियड्स की प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं होती, फिर वो इमोशनल इश्यूज, मेंटल मैच्योरिटी से पहले इमोशनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। टू यंग टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है उनके साथ, हो क्या रहा है ना। तो फिजिकल अट्रैक्शन शुरू हो जाती है, समझ है नहीं। तो ये सब चीज़ों का पहले तो कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बच्चों को जल्दी पीरियड शायद इसलिए भी शुरू हो रहे हैं क्योंकि सिडेंट्री लाइफस्टाइल और बैड फूड हैबिट्स। तो जंक फूड खाते हैं, उसमें प्रोटीन्स कम है, विटामिन्स और फाइबर वगैरह कम है, इट इज़ मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोर ऑफ फैट्स। और अक्सर ये बच्चे ओवरवेट होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि यूजुअली पीरियड स्टार्ट होने के समय बॉडी वेट जो है वो 50 किलो के करीब पहुंच जाता है। तो बच्चा जो पहले ही ओवरवेट है उसको भी चांसेस हैं कि वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक्सपोजर्स,
जो है जब आपको कुछ सोशल मीडिया के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, सीरियल्स एंड शोज़ के थ्रू जो एक्सपोजर्स हो रहे हैं, उनसे भी जब मेंटल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी ज़्यादा होने लगती है तो फिज़िकल भी उसके साथ साथ हो जाता है। साथ में पोल्यूशन भी देखा गया है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो पोल्यूटेंट्स बढ़ने से भी जल्दी पीरियड्स स्टार्ट होने की टेंडेंसी हो रही है। तो उसके साथ फिर प्रॉब्लम्स तो वो आती हैं। एक तो जिनकी हाइट कम रह जाती है बच्चों की, अगर जल्दी पीरियड स्टार्ट होंगे, हाइट नहीं अटेन की होगी, बोन ग्रोथ क्लोज हो जाएगी, तो फिर हाइट कम रह जाती है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट। फिर दूसरी बात है, इन बच्चों को फिर मेनोपॉज भी अर्ली एज में अक्सर हो जाता है, तो मेनोपॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जल्दी आनी शुरू होंगी। और अगर मेनोपॉज नहीं लेट होगा तो नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव ईयर्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो उनमें कुछ एक कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर्स है वो बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे इसके आउटकम्स अगर हम बात करें, दिस इज वेरी ड्रेडफुल आल्सो फॉर द पेरेंट्स हु हैव डॉटर्स, राइट? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ड्रेडफुल है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको एक्सेप्ट करना, पहले तो आप इसको समझिए कि इसको कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखें, डाइट सही खिलाएं, उनको स्पोर्ट्स में डालें, तो वो सब करके। लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ फीचर्स दिख जाते हैं पहले, जैसे थोड़ी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, थोड़े अंडर आर्म्स में हेयर ग्रोथ, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, तो कुछ ऐसे साइंस तो मदर को पहले मिल जाते हैं। तो मदर को खुद को पहले मेंटली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना है, तभी आप बच्चे को प्रिपेयर कर सकोगे। तो कई बार मदर्स खुद इतनी परेशान होती है, रोने लगती हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि आप अपने आप को नहीं संभालोगे तो बच्चे को कैसे गाइड करोगे, उसको आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे दोगे। तो इस बात को समझना है, इसके लिए कोई रोना धोना या परेशान होने की बात नहीं है। और बच्चे को आप पहले से प्रिपेयर करोगे। उसके अलावा और दूसरी एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स जो आती हैं, द यूजुअल सेक्सुअल हेल्थ जो एजुकेशन देनी है, सेक्स एजुकेशन देनी है, टेलिंग देम अबाउट द गुड टच एंड द बैड टच, फिजिकल अट्रैक्शन से कैसे डील करना है, कुछ स्कूल्स में बताते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है। वो सब चीज़ों को भी पहले माँ को समझना है और फिर बच्चे को समझाना। दिस रोल शुड बी, बीइंग अ मदर शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। बिल्कुल। And it is like it's a very heavy job also अगर हम बात करते हैं तो। हाँ, पहले खुद को समझना है और फिर उसको राइटली डील करना है। जो मैम, अगर सिंस यू हैड अ वास्ट एक्सपीरियंस, अभी अगर आपके पास कोई आते होंगे पेशेंट्स जिनको अर्ली मेनार्की होती है, सो बेसिकली क्या क्वेश्चंस मदर के होते हैं इनसे रिलेटेड? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इज, अब इसकी हाइट का क्या होगा, इसकी हाइट ग्रो करनी बंद हो जाएगी। तो उसमें हम लोग उनको बोलते हैं कि आप अच्छे प्रोटीन वाली डाइट खिलाओ और अभी भी इनको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करो, बैडमिंटन खेलो, रनिंग करो, स्किपिंग करो। इन सब चीज़ों से हाइट की ग्रोथ हो सकती है। और कोई भी क्वैक्स के पास जाके या कुछ जो है डॉक्टर्स गलत प्रैक्टिस करते हैं, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगा देते हैं, वो सब नहीं। कई बार पेरेंट्स खुद भी सुनकर कि हाइट बढ़ने की ये टैबलेट्स होती हैं, खिला देते हैं बच्चों को। नहीं, वो सब नहीं करना है। और चलो, हाइट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। कम हाइट वाले लोग भी बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं, सक्सेसफुल आल्सो। हाँ, बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। तो उस चीज को भी एक्सेप्ट करना कि अगर थोड़ी हाइट नहीं बढ़ेगी तो क्या हो गया, डजंट मैटर। Acceptance is always important. Acceptance is important. So आगे बढ़ते हैं मैम। ये रहा हमारा मेनार्की का क्वेश्चन। अगर now the girl is going through an adolescence, what is the right time जहाँ पे हमें डॉक्टर को एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए एडोलेसेंस में? देखो, एज सच अगर बच्चे को रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं है, बच्चे का अपना रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज़ में स्टैमिना बना हुआ है, डांसिंग और जो स्पोर्ट्स वगैरह में बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कोई एज सच कोई ज़रूरत नहीं है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ही जाना है। हाँ, जो 10 to 14 ईयर्स के बीच में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाना है, वो चाहे आप गायनेकोलॉजिस्ट से लगवा लीजिए या पीडियाट्रिशियन से लगा लीजिए, वो ज़रूर लगवाना है। लेकिन अगर बच्चा अनीमिक है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, थका जा रहा है बच्चा, है ना, तो फिर उसके टेस्ट कराने, हो सकता है उसको हैवी पीरियड्स हो रहे हो, या फिर अगर डिलेड पीरियड्स हो रहे हैं, हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, तो उन सब सर्कमस्टांसेस में ज़रूर बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो पहले 3 साल में अक्सर साइकिल रेगुलेट नहीं होता है, तो यूजुअली इट इज़ सजेस्टेड कि पीरियड शुरू होने के बाद 3 साल तक तो वेट कीजिए,
कि पीरियड रेगुलर हो जाएगा। लेकिन फिर भी उन 3 साल में भी अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है या कंटिन्यूस ब्लीडिंग चलती जा रही है, इस तरह के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो पहले विजिट करना ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट टाइम है विजिट करने का कि जब शादी होने वाली है, तो शादी होने से पहले प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि एक बार अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो उसके बाद आप उसको या तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेगनेंसी, दैट चाइल्ड इज अनवांटेड, सर्कमस्टांसेस आर नॉट फेवरेबल, उसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप अबॉर्शन पिल्स ले रहे हैं या अबॉर्शंस करा रहे हैं तो वो भी गलत है। तो पहले सही कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैम अगर बात करें, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड ऑल, बहुत सारे केसेस में हम सुनते हैं कि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली थी, देन टू वी कंसीव्ड। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का फेलियर रेट बहुत ही लो है, इवन लेस देन 0.1%। तो अगर कोई लड़की रेगुलरली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, तो देयर इज अ लेस देन 1 in 1000 चांस कि उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी। प्रॉब्लम आती है जब पिल्स मिस कर देते हैं, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उसके साथ, जो नॉर्मली कहा जाता है कि अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो विद इन 72 आवर्स वो टैबलेट ले लो। पिल 72 के नाम से भी आती है। तो उसके अंदर उसका फेलियर तो काफी होता है, तो वो हम रेकमेंड भी नहीं करते। आई गेस मोस्ट ऑफ द जनरेशन अगर हमारी है तो वो शायद इसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को ज्यादा जानती है, उस कॉन्ट्रासेप्टिव को पिल को ज्यादा जानती है। बहुत लोगों को बर्थ कंट्रोल पिल से बहुत एप्रीहेंशन होता है कि ये तो जी हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स तो हमारी बॉडी में कितने कई scores of different types of hormones are being formed in the body and they are required in the body। और आजकल जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं वो हॉर्मोन्स के ही कॉम्बिनेशंस में आती हैं, पर वो बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। तो वेट गेन नहीं होता। एक बहुत कॉमन मिथ है कि शायद बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से वेट गेन होगा। नहीं, वेट गेन होता भी है तो पहले 1-2 महीने में अगर 1-2 किलो हो जाएगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब तक खाते रहेंगे तब तक होता रहेगा। और वो शुरू के 1-2 महीने में भी अगर आप अपना डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान कर लो तो उस समय भी नहीं होता है। मैम अगर हम बात करते हैं जैसे इमरजेंसी पिल्स की, जैसे हमने बात करी, बहुत केसेस में बहुत सारी लड़कियां रेगुलरली इसको लेती हैं, कैन दैट लीड टू इनफर्टिलिटी? उससे पीरियड्स जरूर अपसेट हो जाते हैं। पीरियड्स कई बार बहुत हेवायर हो जाते हैं, या तो पीरियड प्रॉपरली टाइम पे आएगा ही नहीं, या जल्दी जल्दी आने लगेंगे, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। और बार बार इनको लेने से या कई बार एक बार ही लेने में भी तो ट्यूब की प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो चुकी है, आप उसको वहीं पे रोकोगे, दवाइयां देने की कोशिश करोगे, तो वो अगर ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रस की तरफ जा रही है तो वहीं पे कई बार अटक जाती है, तो ट्यूब की प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगेन हम बात करते हैं मैम पीरियड्स की, जैसे साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट अननॉर्मल साइकिल ऑफ एनी वुमेन अगर जो फेस करते हैं हम रेगुलर, तो वो रेगुलर साइकिल किसको कहते हैं? देखो, रेगुलर साइकिल है नॉर्मली, एक तो पीरियोडिसिटी की बात करते हैं हम लोग, तो नॉर्मली बिटवीन 21 to 22 days इज द मिनिमम टाइम from the first day of one cycle to the first day of the next cycle. And 1 week more than 30 days, तो अगर हम 28 to 30 days एवरेज मान के चलें तो एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता लेट इज नॉर्मल, इज नॉर्मल है ना। सो 35 to 37 days भी नॉर्मल मान के चला जाता है। फिर नंबर ऑफ डेज ऑफ ब्लीडिंग, ऐसा कोई मैजिकल नंबर नहीं है कि 2 ही दिन होनी चाहिए या 4 ही दिन होनी चाहिए, 5 दिन होनी चाहिए, है ना। बट अगर बहुत ही स्कैंटी होने लग जाए ब्लीडिंग उस लेडी को जिसको हमेशा नॉर्मल आ रहे हैं, देन वी वरी। अदरवाइज बाय एंड लार्ज स्कैंटी फ्लो की कोई चिंता वाली बात नहीं होती। स्कैंटी फ्लो से वेट गेन नहीं होता, स्कैंटी फ्लो से कोई अंदर गंदा खून या गंदगी अंदर नहीं रह जाती, जो कि कॉमन मिथ्स हैं। हेवी ब्लीडिंग इज अ प्रॉब्लम। हालांकि हमारी ज्यादातर लेडीज को ऐसा होता है खुल के पीरियड आ गया तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ। ऐसा नहीं है, खुल के पीरियड आना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस ब्लीडिंग इज अ प्रॉब्लम। एक्सेस ब्लीडिंग से अनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन बॉडी में कम होता है, आयरन स्टोर्स कम होते हैं, थकावट रहती है, टांगों में दर्द होता है, लॉन्ग रन में आपकी स्किन के अंदर बैड चेंजेस आते हैं, पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं, आपकी आईज पे इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म अनीमिया के साथ आपके हार्ट के ऊपर ओवरलोड होता है, तो ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ब्लीडिंग में क्लॉट्स आना मैम,
देखो, क्लॉट्स आना हैवी ब्लीडिंग की निशानी है। नॉर्मली बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि बॉडी नेचुरली जो मेंस्ट्रुअल ब्लड को लिक्विफाई कर देती है। तो अगर क्लॉट्स बन रहे हैं, इसका मतलब जो बॉडी की जो मेंस्ट्रुअल ब्लड को लिक्विड रखने की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। सो क्लॉट्स का मतलब बेसिकली अगर क्लॉट्स आ रहे हैं तो अ वुमन शुड छोटे छोटे क्लॉट्स ऐसे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं दैट इट इज अ साइन कि हैवी ब्लीडिंग है, एंड दैट इज डेफिनेटली वन रीजन कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फिर हम आगे चलें, और कब विजिट करना चाहिए? जब प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो फिर जरूर विजिट करना चाहिए। तो क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद तो सब लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, बट आइडियली प्रेगनेंसी होने से पहले जाना चाहिए। कुछ एक टेस्ट जैसे शुगर है, हीमोग्लोबिन है, थायराइड टेस्ट है, आपका इम्यून स्टेटस है, इन्फेक्शन जैसे कि रूबेला या चिकन पॉक्स, वो सब चीजें पहले टेस्ट करनी चाहिए, पहले चेक। ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, वेट आपका आइडियल होना चाहिए, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस पहले शुरू करनी चाहिए, अल्कोहल रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू रिड्यूस और शेड ऑफ ऑल द एक्स्ट्रा वेट दैट यू हैव। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, कुछ हेल्दी एक्सरसाइज। जैसे आज के ज़माने में सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। तो जो स्मोकिंग से हमारी बॉडी को डैमेज होता है, जब हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम 8-8 घंटे दिन में लगातार 20 घंटे 12-12 घंटे बैठे रहते हैं, इट डज एज मच डैमेज एज स्मोकिंग डज टू द हार्ट, टू द ब्रेन, टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो एक अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी जैसे ही होती है तो फिर नेचुरली रेगुलर चेकअप्स तो शुरू हो ही जाएंगे, और इनिशियली महीने में चेकअप होता है, फिर उसके बाद 6th मंथ कंप्लीट होने के बाद एवरी 2 वीक्स, 9th मंथ में एवरी वीकली चेकअप होता है। फिर उसके बाद डिलीवरी हो गई तो हम हर लेडी को बोलते हैं कि अब जब 1.25 महीना पूरा हो जाएगा तो आप वापस आना। लेकिन मेरे ख्याल से 100 में से 20 लेडीज वापस आती है और बाकी कभी वापस नहीं आती है, क्योंकि वो अपने बेबी के साथ बिजी हो जाती हैं और एंड दे फॉरगेट, क्योंकि उस विजिट में आपकी बॉडी अपने नॉर्मल सिस्टम में वापस आ गई है कि नहीं, वो भी देखना ज़रूरी है। उस समय पैप स्मीयर भी करना ज़रूरी है, उस समय कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस भी प्रॉपर ज़रूरी है। जिसका सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उसको उस समय हम लोग वैक्सीनेट भी करते हैं। जस्ट टू स्टॉप यू हियर, पैप स्मीयर करना क्यों ज़रूरी है उस टाइम? पैप स्मीयर तो एक्चुअली 25 साल के बाद कोई भी लेडी अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो उसका हो ही जाना शुरू चाहिए, है ना। 30 इयर्स के बाद हम लोग कहते हैं कि HPV जो टेस्टिंग भी होनी चाहिए। तो अगर किसी लेडी का HPV टेस्टिंग और पैप स्मीयर दोनों टेस्ट करते हैं, जिसको हम को टेस्टिंग कहते हैं, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑलरेडी सब लोग करा रहे हैं, तो 5-5 साल में इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ पैप स्मीयर कराते हैं तो 3-3 साल में रिपीट करना होता है। तो पैप स्मीयर जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट मींस कि वी स्क्रीन बिग ह्यूज पॉपुलेशंस, और उसमें से हम देखते हैं कि हाई रिस्क वाले कौन से हैं, और अगर हमें फिर पता लग जाता है तो फिर हम उनको ट्रीट करते हैं, टाइमली ट्रीट हो जाए। तो सर्वाइकल कैंसर जो है इट इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग कैंसर, एंड देन इट स्टेज इन द प्री कैंसरस स्टेज ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर हम 3-3 साल में पैप स्मीयर करते जाएं या 5-5 साल में को टेस्टिंग करते जाएं तो हम कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज पे पिक कर सकते हैं या प्री कैंसरस स्टेज पे पिक कर सकते हैं, जबकि वो 100% क्योरेबल है, नॉट ट्रीटेबल बट 100% क्योरेबल है, इवन विदाउट मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में, इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों में जहाँ पे HPV वैक्सीनेशन रेगुलरली हो गया है, सभी बच्चों का हो रहा है, तो वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली ख़त्म हो गया। ऐसी सिचुएशन हो गई कि वहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ पैथोलॉजिस्ट ऐसे उन्होंने ज़िंदगी भर में कभी सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज ही नहीं किया। आइडियली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी स्कूल्स को भी मैंडेटरी कर देना चाहिए हर बच्चे को 10 इयर्स पे ये इंजेक्शंस लगाना होना चाहिए। अभी लास्ट बजट में बात भी हुई है, एक इंडियन मेक का वैक्सीन भी आ गया है जो कि चीपर है, उसकी स्टडीज भी हो गई हैं जो कि which has proven that it has equal efficacy to the internationally available vaccine, but internationally available vaccine एक इससे भी ज़्यादा अब एडवांस
वाला आ गया। हाँ, सो व्हाट इज कॉल्ड एज गार्डासिल नैनो। तो वो जो है 9 वायरस स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है। जो पहले वाला गार्डासिल था वो 4 वायरस स्ट्रेन्स के अगेंस्ट अवेलेबल था। तो हमारा जो इंडिजिनस वैक्सीन है वो 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट अवेलेबल है। कॉस्ट भी कम है, 2000 पर डोज। तो जो ज्यादा महंगा वैक्सीन नहीं लगवा सकता उसको डेफिनेटली ये तो लगवा ही लेना चाहिए, डेफिनेटली लगवा लेना चाहिए। तो फिर बाय द टाइम कोई लेडी 40 साल के आसपास पहुंच जाती है तो उस समय फिर रेगुलर हेल्थ चेक, रेगुलर गायनी चेकअप का रोल आ जाता है। कुछ तो साल में कम से कम एक बारी ब्लड टेस्ट तो सारे होने चाहिए, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, शुगर, हीमोग्लोबिन, किडनी टेस्ट, लिवर टेस्ट, ये सब, विटामिन डी, ये सारा कुछ होना है। उसके अलावा जो उसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो करना ही चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए हर महीने एक बार, और यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि पीरियड्स आने की इमीडिएटली बाद में, जब आपकी ब्रेस्ट सॉफ्ट है, नॉटी नहीं है, मतलब गांठे गांठे उनमें जो नहीं है, उस समय अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो। तो एक बारी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से, आजकल तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सीख लें कि कैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, और रेगुलरली अपना हर महीने करें। और 2 साल में एक बार तो कम से कम गायनेकोलॉजिस्ट के, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं, तो भी 2 साल में, 3 साल में एक बारी जाके अपना एग्जामिनेशन कराएं, अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराएं, अपना पैप स्मीयर टेस्ट कराएं। एंड आफ्टर द एज ऑफ अबाउट 45 ईयर्स, डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट रिकमेंडेशंस है, कोई 45 कहता है, कोई 50 कहता है, तो फिर 2-2 साल में मैमोग्राफी भी होनी चाहिए। तो मैमोग्राफी भी इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए है, जिसको हम अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज करते हैं, तो फिर उसको अच्छे से हम लोग क्योर कर सकते हैं। मैम, करंट सिनेरियो की बात करते हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं जिनको दे हैव फेस्ड ब्रेस्ट कैंसर, तो ये इतना प्रेवलेंट और कॉमन क्यों हो गया है? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हो रही है, उसमें 2 कैंसर्स का इंसिडेंस हम लोग देख रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज यूट्राइन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, जो गायनिकोलॉजिकल कैंसर या लेडीज के कैंसर की हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी नेचुरली पोल्यूशन के साथ लंग कैंसर बढ़ रहा है, स्मोकिंग वगैरह के साथ लंग कैंसर बढ़ रहा है, टोबैको और ये सब के साथ माउथ और म्यूकोजल कैंसर्स बढ़ रहे हैं, वो तो है ही है। जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने से जो है सर्वाइकल कैंसर बढ़ जाता है, बट सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन जो आ गई है ना, वो बहुत बढ़िया चीज हो गई है, उससे कम हो गया है सर्वाइकल कैंसर, दुनिया भर में कम होने लगा है। तो this reason is industrialization, modernization, maybe pollution, maybe adulterants, जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स है उसमें इतनी अडल्ट्रेशन हो रही है, एंड ओबेसिटी। बोथ ब्रेस्ट कैंसर एंड यूट्राइन कैंसर, जो एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ओबेसिटी। Being overweight increases estrogen hormone in our body, and this estrogen hormone is responsible for breast cancer as well as uterine cancer. Coming back to ma'am, my question, since you are an infertility expert also, IVF में भी आप डील करती हैं, so ideally जब हम IVF के लिए प्लान करते हैं, बहुत सारे केसेस में हमने सुना है, लोगों से बात करी और देखा भी है कि वो डायरेक्टली अगर बेबी नहीं हो रहा है, then they have only one solution कि IVF करा लो। Is that true? बिल्कुल गलत। आजकल सब लोगों को ना एक शॉर्टकट ट्रीटमेंट की, या लाइफ में ही हर चीज़ को शॉर्टकट से अचीव करने की आदत हो गई है। तो कुछ डॉक्टर्स भी और बहुत सारे पेशेंट्स को भी ऐसा लगता है कि अब पहले तो नहीं प्लान कर रहे, नहीं मन नहीं है, एंड देन दे जस्ट वांट स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। प्रेगनेंसी नहीं चाहिए स्विच ऑफ, अब चाहिए तो स्विच ऑन, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। एंड IVF आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल भी प्रोसीजर है, काफ़ी हद तक बहुत सेफ भी है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि हर कोई एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, नहीं कंसीव हो रहा 6 महीने में, साल में, 2 साल में, तो IVF करा लें। कुछ एक सिचुएशंस हैं जहाँ पे IVF कराना ज़रूरी है ना। स्पर्म्स को बहुत ज़्यादा डैमेज है, या स्पर्म्स है ही नहीं सीमन में, या एग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज है, या ओवरीज को बहुत सारा डैमेज है, एग्स बहुत कम हो गए हैं, एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें करना ही पड़ेगा, या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। कुछ कपल्स हैं जिनको कोई भी कारण नहीं नजर आ रहा कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही, लेकिन और उन्हें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद नहीं हो रहा है ना। एटलीस्ट 30% केसेस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। 30%? Yes, out of 100 couples who do not conceive, 30% have unexplained infertility, where we have no reason scientifically proven.
तो उसमें हमने IVF करना ही है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज इट डिपेंड्स ऑन द कॉज। अगर किसी को पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, इरेगुलर पीरियड्स है, ओव्यूलेशन टाइम से नहीं हो रही, एग नहीं बन रहा, तो ओव्यूलेशन के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, उनसे हो जाता है। किसी की सिस्ट बनी हुई है ओवरी में, एंडोमेट्रियोसिस है, जिसको हम लैप्रोस्कोपी से ट्रीट कर सकते हैं, या यूट्रस में सपोज कोई फाइब्रॉइड्स हैं, पोलिप्स हैं, उनको हम लैप्रोस्कोपी से, हिस्टेरोस्कोपी से रिमूव कर सकते हैं। सीमन में कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं, या IUI से सीमन को इम्प्रूव करके हम लोग इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। और कई लोगों का ये भी ख्याल होता है बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो IVF करा लो। नहीं, मिसकैरेज का सोल्यूशन IVF नहीं है। IVF के बाद भी मिसकैरेज हो सकता है। तो देयर आर सिलेक्टेड सिचुएशंस जहाँ पे IVF ही करना है, कुछ सिचुएशंस ऐसी जहाँ पे जब हमें और चीज़ों से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हमें IVF पे जाना है। Ma'am, talking about any girl, yeah, even for a couple, what is the right age for a couple to conceive in case of normal, going for a normal pregnancy? Now coming back to the question of IVF, what is the right age to consider for IVF now? Okay, so पहले तो right age for a woman to conceive. Generally, it is believed that by the time a woman is 30, she should have her first child. ठीक है ना? तो अब 20 से पहले तो नहीं करना चाहिए। 25 to 30 के बीच में 1 या 2 बच्चे जो करने हैं आप कर लें। और एक भी हो गया है 30 से पहले तो by 35 the second child should arrive, क्योंकि 35 के बाद प्रेगनेंसी होने में अक्सर प्रॉब्लम्स आती है। ऐसा नहीं है कि आएंगे ही, पर अक्सर किसी को 30 से पहले भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि 30 से पहले एक बच्चा तो हो जाए। ठीक है ना? तो अब IVF का भी ऐसे ही है कि जब फर्टिलिटी कम हो जाएगी, जब आपकी बॉडी में एग्स कम हो ही चुके तो फिर तो IVF भी काम नहीं करेगा। सिंपली स्पीकिंग कि IVF के लिए भी हमें हेल्दी स्पर्म्स, हेल्दी एग्स, हेल्दी यूट्रस तो चाहिए। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एग नंबर भी कम होता है, एग क्वालिटी भी कम होती है। तो जितने भी एग्स हमें मिलते हैं उनसे प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 35। बाय द टाइम अ वुमन इज 40, तो चाहे हम IVF भी करें तो प्रेगनेंसी रेट्स जो हैं हमें 20% से ऊपर नहीं मिलते। मैक्सिमम 20% से ऊपर नहीं मिलते हैं। नहीं, कुछ ऐसी लेडीज भी होगी जिनमें एग्स इतने कम हो जाते हैं बाय द टाइम दे आर 39-40 एंड वी टेल देम कि आप पॉसिबल ही नहीं है, मे बी यू हैव हार्डली अ 5% चांस अगर आप IVF भी करें तो। और फिर IVF से प्रेगनेंसी हो भी जाए तो एज बढ़ने से मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जेनेटिकली अबनॉर्मल बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। How is age directly proportional to miscarriages? बहुत सारे जब एग्स अबनॉर्मल होंगे तो नेचुरली जब उनसे प्रेगनेंसी अगर बन भी गई तो अबॉर्ट करने का चांस बढ़ जाता है, या फिर अबॉर्ट नहीं होते तो हमें बाद में जाके पता लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इवन आफ्टर बर्थ कि ये बच्चा तो मेंटली अबनॉर्मल है, जेनेटिकली अबनॉर्मल है। अच्छा, लेडीज में आफ्टर 35 वी से सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द चांस ऑफ हैविंग अबनॉर्मल एग्स। इन मेन इट इज यूजुअली 40 और 45, बट लेटली इट हैज बीन सीन कि फर्टिलिटी, चाहे स्पर्म काउंट में आपको इफेक्ट ना नजर आए बढ़ती हुई उम्र का जेंट्स में, लेकिन मिसकैरेजेस बढ़ जाते हैं इन कपल्स में, और साइको सोशल इश्यूज बढ़ जाते हैं, और खास करके ऑटिज्म इज वन प्रॉब्लम व्हिच हैज बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड पैटर्नल एज। आज तक हम बात करते हैं इंक्रीज मैटरनल एज, मदर की, फीमेल पार्टनर की एज बढ़ने से ये प्रॉब्लम्स आएंगी, पर अब लिटरेचर और रिसर्च हैज शोन क्लियरली कि फादर की एज बढ़ने से ऑटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। Even schizophrenia or other psychological psychogenic issues, yes. So again, for all the viewers, this is a news कि research studies के accordingly paternal age बढ़ने से भी problems आ सकती हैं। बिल्कुल problems आ सकती हैं, ठीक है ना? हाँ, why it is labeled, जब हम IVF की बात करते हैं, it is always a woman who is labeled in our society कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा तो एक वुमन में ही प्रॉब्लम होगा। एंड यू बीइंग अ डॉक्टर, आपने इतने इयर्स में क्या देखा है कि लाइक ऑलवेज द वुमन इज द वन हु टेक्स द ब्लेम, द स्केपगोट, है ना? हमेशा उसी के ऊपर इल्जाम आता है, और अनफॉर्चुनेटली पर ना, मतलब
मेरी प्रैक्टिस में कई बार मैंने देखा कि कपल आएगा, द लेडी विल बी सो फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि उसके हस्बैंड में ग्रॉस प्रॉब्लम है, तो भी वो किसी को बता नहीं पाती है, वो घर में भी नहीं बता रही, उसका हस्बैंड नहीं चाहता किसी को बताया जाए, किसी को पता चला, अपनी फैमिली, इमीडिएट फैमिली में, तो ऑल फिंगर्स पॉइंटेड एट हर. True. So which is a very very unfortunate situation. At the same time there is a पढ़े लिखे लोगों में मैंने एक बहुत favorable change भी देखी है. So many couples come and when they come and tell me कि doctor we have conceived. So we have conceived when the husband says it makes me feel so good. Nice. So it is a common project. Getting a baby, ब्रिंगिंग अप अ बेबी एक सिर्फ लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. धीरे धीरे सोसाइटी बदलेगी, जैसे जैसे पढ़ेंगे लिखेंगे लोग, लेडीज इंडिपेंडेंट होगी, हस्बैंड्स और मदर्स इन लॉ, पेरेंट्स समझदार होते चले जाएंगे. आई थिंक देयर विल बी अ चेंज. ट्रू. सो मैम, आईवीएफ में कई बार लोगों को फियर होता है, तो बहुत सारी लेडीज हैं जिनको फियर होगा कि अगर हम आईवीएफ के लिए जाएंगे देयर इज अ चांसेस ऑफ ट्विन एंड ट्रिपलेट्स आल्सो. उनको लगता है हमें तो भैया एक ही बच्चा प्लान करना है, नाउ आईवीएफ ट्राई कर रहे हैं तो ट्विन के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं. देखो आईवीएफ के अंदर ट्विन के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज डाले जाएं उतनी ज़्यादा मल्टीपल प्रेगनेंसी, हम लोग बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं. तो अगर 2 एम्ब्रियोज डालें एडवांस स्टेज की, जो डे 5 के ब्लास्टोसिस्ट हैं, तो 2 एम्ब्रियोज के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट 60% पॉजिटिव रिजल्ट आने का. 60%? हाँ. तो उसमें लेकिन वो 60 में से 10-15 तो ट्विन्स भी हो सकते हैं. अगर हम डाले ही एक एम्ब्रियो तो फिर हमारा रिजल्ट शायद वो 30-40% पे रह जाएगा, है ना. तो अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज हैं, यंग हेल्दी लेडी है, तो एक ही एम्ब्रियो डालना चाहिए. तो पेशेंट को, कपल को भी समझना चाहिए कि और एम्ब्रियोज बचे पड़े हैं वो हमारे ही हैं, दे आर लाइंग सिक्योर विद द आईवीएफ सेंटर, हम अगली बार ही डलवा लेंगे. तो उसमें थोड़ा टाइम टू प्रेगनेंसी बढ़ जाता है, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ सकती है कि एक बार ही नहीं हुआ तो सेकंड टाइम एक और एम्ब्रियो डाला. लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो आपको उतना ही मिलेगा. मे बी बाय द सेकंड टाइम शॉर्टकट नहीं मारना है हमें. मे बी बाय द सेकंड टाइम मैम वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि 2 डाल दीजिए. हाँ, उसके बाद जो एक बार ही फेलियर होने के बाद नेचुरली देन दे स्टार्ट फीलिंग कि अब तो 2 ही डाल देना, बिकॉज पेशेंस वेयर्स आउट. राइट, पेशेंस वेयर्स आउट, मनी इज आल्सो इम्पोर्टेंट. लेकिन 2 से ज्यादा एम्ब्रियोज तो डेफिनेटली नहीं डालना चाहिए. और अगर किसी लेडी को ऑलरेडी कोई मेडिकल इश्यूज हैं, सपोज हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या थोड़ी एल्डरली है, डायबिटिक है, बहुत ओवरवेट है, फिर उनमें हम स्पेशली अवॉइड करते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी ना हो. उनमें फिर हम वी इनकरेज देम कि आप सिंगल एम्ब्रियो ही डलवाएं. हाउ सेफ इज ट्रिपलेट्स मैम? कई बार हमने सुना है लोगों के ट्रिपलेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं होने के थ्रू आईवीएफ ओनली. व्हाट डू यू रिकमेंड कि एक बेबी हमें उस टाइम पे ट्विंस रख के हटा देना चाहिए? डेफिनेटली. देखो ऐसा है कि ट्विन्स आर लेस सेफ देन सिंगल, एंड इट हैज बीन शोन कि ऐसा नहीं है कि ट्विन प्रेगनेंसी में सिंगलटन प्रेगनेंसी से डबल रिस्क है. The risks of twin pregnancy are thought to be 7 times higher than a singleton pregnancy. और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का आप अंदाजा लगा लो. और मेजरली प्रॉब्लम्स आती है प्रीमेच्योरिटी के रिलेटेड. अगर किसी को ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, चाहे यूट्रस पे हो, सर्कलाज वाला टांका लगा दो, जो मर्जी कर दो, पर प्रीमेच्योर लेबर पेन्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. अब वो 7th मंथ में, 8th मंथ में जो बच्चे नर्सरी में जाते हैं, उनके अंदर कुछ विजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी साइकोलॉजिकल इश्यूज, लंग इश्यूज इन लेटर लाइफ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो एक तो बहुत फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है पेरेंट्स के ऊपर. और अगर कोई बहुत वेल टू डू है, उनको नहीं मैटर करता, तो भी दैट हाउ डू द पेरेंट्स डिवाइड देमसेल्व्स टू गिव गुड upbringing to 3 children at a time. तो बहुत सारे मेजरली प्रीमेच्योरिटी से रिलेटेड है. और वो जो रिस्क है प्रीमेच्योरिटी से रिलेटेड, नेचुरली अगर आप फीटल रिडक्शन करते हैं, ट्रिपलेट्स को ट्विन्स में रिड्यूस करते हैं, तो कुछ रिस्क तो मिसकैरेज का है. लेकिन वो जो मिसकैरेज का रिस्क है दैट इज मच स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू ट्रिपलेट्स के साथ जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. जो कैरी होम बेबी रेट हम बोलते हैं, कैरी होम और लाइव बर्थ बेबी रेट जो है, that is much better if you reduce the triplets to twins.
ये बहुत सारे केसेस में हमको सुनने को मिलता है कि ट्रिपलेट्स एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विद दैट। No, it is not a reason. In fact, nowadays it is considered that multiple pregnancy is an adverse complication of IVF. ठीक है, इट इज नॉट समथिंग, तो एक के साथ एक फ्री हमेशा अच्छा नहीं होता। राइट। सो मैम, अगर हम जैसे आईवीएफ प्रोसीजर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मिथ फैला हुआ है कि आईवीएफ में जो हम मेडिसिन लेते हैं, आईवीएफ में जो मेडिसिन हैं, इंजेक्शंस हैं, दैट हार्म्स द लेडी इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में। अभी रिसेंटली एक पेपर भी आया है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कि आगे जाके कैंसर्स होने का कोई ऐसा बढ़ नहीं जाता चांस आईवीएफ वगैरह कराने से। इमीडिएट रिस्क होते हैं। अगर आप हाई डोज में इंजेक्शन देते हैं तो कई बारी हाइपर स्टिमुलेशन होती है ओवरीज की, जिसमें ओवरीज में बहुत ज़्यादा एग्स बन जाते हैं। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं, वो यूजुअली इमीडिएट लाइफ में आते हैं। तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज तो नहीं होते ऐसे खास। हम कौन से ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो लेडी में ड्यूरिंग आईवीएफ एंड पोस्ट आईवीएफ आते हैं? देखो, हार्मोनल चेंजेस में नॉर्मली बॉडी में एक एग बनता है हर महीने, है ना, और आईवीएफ जब हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं 8-10 एग्स बनाएं। तो नेचुरली हार्मोन लेवल्स आपके बहुत सर्ज करते हैं। उसके साथ कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, सम स्मॉल प्रॉब्लम्स लाइक ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड थिंग्स लाइक दैट। इसी हार्मोनल सर्ज के कारण आजकल हम लोग अवॉइड करते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर हम उसी साइकिल में नहीं भी करते जब हम एग्स को, एम्ब्रियोज को तैयार करते हैं। हम प्रेफर करते हैं उनको फ्रीज करके रख दें और नेक्स्ट साइकिल में ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, क्योंकि अगर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो इट हैज़ बीन सीन मिसकैरेज का इंसिडेंस बढ़ जाता है, हाई बीपी होने का या कुछ और प्रीमेच्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बेबी की ग्रोथ कम होने का चांसेस, ये सब कॉम्प्लिकेशन उसी साइकिल में बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल सर्जेस। ओके, सो आईवीएफ के लिए मैम किसी कपल को मेंटली प्रिपेयर्ड होना कितना ज़रूरी है? मेंटली प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। आईवीएफ वैसे इतना डिफिकल्ट जर्नी नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है, उसको बनाया जाता है। तो यू हैव टू बी जस्ट अवेयर कि ये इसके पॉजिटिव्स हैं, ये इसके नेगेटिव्स हैं, ये इनके हमारे पॉजिटिव रिजल्ट आने के, बेबी होने के ये चांसेस, और ये चांसेस यू हैव टू बी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिवली पता होना चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं है हर एक के लिए। कई लोगों को हमने सुना है मैम कि आईवीएफ इज अ श्योरिटी फॉर हैविंग अ बेबी। नहीं, ऐसा श्योरिटी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि आईवीएफ के बाद पता नहीं बेड रेस्ट करनी होगी, मदर को साथ में रहने के लिए शायद बुलाना होगा, जॉब छोड़नी होगी क्योंकि सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं रख सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार ही आईवीएफ प्रेगनेंसी हो जाती है तो फर्स्ट 2 months आफ्टर द प्रेगनेंसी इज डायग्नोज्ड आर we have to be little careful, extra careful. You should have to avoid traveling. You should avoid eating outside. वो तो हम इनफैक्ट किसी भी प्रेगनेंसी में कह देते हैं ना। तो just being extra careful in the first 2 months. After that, you have to follow a normal life. बेड रेस्ट एट नो टाइम। बेड रेस्ट करने से तो रिजल्ट कम होता है आईवीएफ का, बढ़ता नहीं। हाँ, किसी को अगर सपोज लो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, वो तो वेदर इट इज एन आईवीएफ प्रेगनेंसी और इट इज नॉट एन आई, वो तो सेफ रहेगा। तो कुछ इंजेक्शंस होते हैं 10-12 दिन के इंजेक्शंस आईवीएफ जब हम एग्स तैयार करते हैं तब, जब अगर हम उसी साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करते, नेक्स्ट साइकिल में करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो कुछ इंजेक्शंस उस समय लगते हैं, यूजुअली 5-7 days ऑफ इंजेक्शंस और मैक्सिमम 15 days ऑफ इंजेक्शंस। तो जो पेन है वो इंजेक्शंस की पेन है, उसके अलावा और पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। सो मैम, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आईवीएफ, व्हाट इज IUI? बिकॉज हम IUI के बारे में बहुत कम बात करते हैं। मेजर अगर हम बात करें, चाहे हमारे चैनल्स पे देख लीजिए, सो हर जगह आईवीएफ की बात होती है, IUI की बात कहीं नहीं होती है। देखो, IUI प्रोसीजर है जो एक स्पेसिफिक कुछ सर्कमस्टांसेस में अप्लाई होता है। आईवीएफ जो है जहाँ पे भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही हम उसको अप्लाई कर देते हैं। तो अगर सपोज किसी के स्पर्म्स में वीकनेस है, थोड़ी वीकनेस है, चाहे काउंट कम है या एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं या उनमें एनर्जी कम है, मोटिलिटी कम है, थोड़ी सी कमी है, तो हम उसको IUI से पूरा कर सकते हैं। IUI में क्या करते हैं, हम सीमन लेते हैं, स्पर्म्स को वॉश करते हैं,
बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स को डिफरेंट टेक्निक्स के साथ वॉश करके बाहर निकाल लेते हैं, उनको ऐसे एक लिक्विड मीडियम में सस्पेंड करते हैं जिस मीडियम में उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और फिर उस स्पर्म्स को हम यूट्रस में डाल देते हैं। जब लेडी का एग बन के रेडी होता है, इट इज़ रेडी टू रिलीज एंड गेट फर्टिलाइज, उस समय हम उसको स्पर्म्स को यूट्रस में डाल देते हैं। अब आगे का प्रोसीजर, स्पर्म्स एग तक पहुंचेंगे, स्पर्म एग को एंटर करेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा, एम्ब्रियो यूट्रस में पहुंचेगा, अटैच होगा, वो नेचर पे छोड़ देते हैं। सो वी आर जस्ट इनहैंसिंग द नेचुरल प्रोसेस। So majorly intrauterine insemination is used for two conditions. Number one is mild male infertility. Mild male. And secondly is unexplained infertility. ठीक है ना? अब ट्यूब्स खराब है तो उसमें इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का कोई रोल ही नहीं है, वहाँ पे IVF का रोल है। पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, वहाँ पे एग बनने की प्रॉब्लम है, तो अगर बार बार एग दवाइयों से बन रहा है और फिर भी IVF से फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रही है, फिर हम सोचते हैं कि चलो IUI ऐड एक बार देख लेते हैं, है ना? वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की तरफ चला गया ना, कि अब एग नहीं बन रहा था लेकिन अब एग बन रहा है, तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। सो मेजरली unexplained infertility and mild male infertility are the two reasons to do IUI. Just for the knowledge of viewers, ma'am, IUI का रिजल्ट and IVF का रिजल्ट में डिफरेंशिएशन क्या है परसेंटेज वाइज? काफी फर्क है, काफी फर्क। तो IUI का रिजल्ट भी डिपेंड करता है वंस अगेन फीमेल पार्टनर की एज पे और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ मैरिज, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो है जहाँ पे सब कुछ ठीक है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो 5-6 साल में अगर हो गई प्रेगनेंसी, उसके बाद कम चांसेस होते हैं, है ना? उसके बाद आप IUI भी कर देंगे तो चांसेस कम ही रह जाएंगे, है ना? सो नंबर 1 वी सेड एज ऑफ द फीमेल पार्टनर, नंबर 2 इज इयर्स ऑफ मैरिज, एंड थर्ड इज द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म्स। तो अगर ये तीनों में कुछ भी बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो हमें IUI से रिजल्ट नहीं आएंगे। यंग कपल है, माइल्ड एबनॉर्मलिटी है स्पर्म्स की, तो उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं अप टू अबाउट 15% पॉजिटिव रिजल्ट इन 1 month's ट्रीटमेंट। कंपेयर दैट विद अ यंग कपल विद माइल्ड एबनॉर्मलिटी इन द स्पर्म्स, you do an IVF, you are looking at a result of 70% in the first embryo transfer। और आपके पास अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज पड़े हुए हैं, आप उनको फिर से ट्रांसफर कर सकते हो, तो उससे आपका रिजल्ट और ऊपर चला जाता है। या आपको एक बारी की स्टिमुलेशन में से 2 बच्चे भी मिल सकते हैं, इन द सेंस दैट एक बारी ट्रांसफर किया, एक बच्चा हो गया, उसके बाद एक और ट्रांसफर किया, साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको वही एम्ब्रियोज में से एक बच्चा और मिल गया। तो फर्क तो बहुत है। मैम, ये एग फ्रीजिंग का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली है क्या? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को जानना पड़ेगा, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। अगर हमें फ्रीज कराए हैं, हमारे साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग में होता है कि रिड्यूस हो जाएगा ओवर द टाइम, पीरियड ऑफ टाइम हमारे एग की क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी और चांसेस कम हो जाएंगे अगेन बीइंग प्रेग्नेंट। फर्स्ट टाइम तो प्रेगनेंसी हो गई, फर्स्ट IVF जो कराया, सेकेंड में चांसेस कम हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बारी हम लोग एम्ब्रियोज को या एग्स को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के छोड़ देते हैं और उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो तो साल, 5 साल, 10 साल मैटर नहीं करता है ना। बाय द लॉ हम 10 साल से ज्यादा नहीं रख सकते, उससे ज्यादा रखना है तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अदरवाइज खराबी कुछ नहीं होती। तो और एडवांटेज होता है, अब जैसे कोई लेडी आई, उसने 35 ईयर्स पे पहला IVF कराया, एक बच्चा हो गया, तो अब वो 3 साल के बाद आती है, तो वही एम्ब्रियोज जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हुए थे, हमने उसी से निकाल के उसको फिर से एक और बेबी दे दिया। उसमें एक तो एडवांटेज ये है कि बार बार आना नहीं पड़ेगा, बार बार हॉर्मोन्स नहीं लगाने पड़ेंगे, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सक्सेस रेट, जो 35 ईयर ओल्ड लेडी का सक्सेस रेट एम्ब्रियोज का जो है, दे आर मच बेटर क्वालिटी, मच बेटर सक्सेस देन एट 38 ईयर्स। ठीक है ना? तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज तो है कि आपकी उम्र 38 हो गई, लेकिन आपकी एम्ब्रियोज तो यंग एज वाले एम्ब्रियोज हैं। ट्रू मैम, ये हम शायद इस पे फोकस नहीं करते कभी भी, बस दिमाग में हमारे रहता है कि वो भी एम्ब्रियोज भी ओल्ड हो रहे हैं, दिमाग में यही रहता है। नहीं ओल्ड हो रहे हैं, एम्ब्रियोज तो वहीं पे दे आर फ्रोजन इन टाइम, दे आर द एम्ब्रियोज ऑफ अ यंगर वुमन, राइट, व्हिच वाज यू। यस मैम, ठीक है। सो अगर IVF के बारे में हम आगे बात करते हैं मैम, कई बार हम IVF के बारे में जैसे जब दूसरों को बोलते हैं सुनते हुए,
और कई सारे सेंटर्स में जैसे हमने बात करी, डॉक्टर से बात करी, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि कई पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें लड़का चाहिए और आईवीएफ से तो लड़का हो जाता है। मिथ, वेरी मेजर मिथ। क्योंकि जो रूटीन आईवीएफ प्रोसीजर्स हैं इनमें कहीं पे भी हमें मेल या फीमेल फीटस हम लोग नहीं सिलेक्ट करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द विलेज पीपल मैम, हाँ लोग आते हैं, अब उसमें ऐसा रहता है कि उनके नेबरहुड में या रिश्तेदारी में एक के लड़का हो गया आईवीएफ से, तो बाकी सब सोचेंगे कि अरे भाई आईवीएफ में ये तो लड़का बना के डाला गया है ना। तो वो जब हम उनके पास आते फिर हम कहते आओ आप हम मिला दें जिसके आईवीएफ से एक या दो लड़कियां हुई हैं, वो भी तो हैं है। तो ये तो मिथ है, ये एक दूसरे से भी, क्योंकि ऐसा देख के माइक्रोस्कोप में आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कौन से स्पर्म्स हैं जो वाई स्पर्म्स हैं, कौन से हैं एक्स स्पर्म्स हैं। तो जब आप स्पर्म को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और जो एम्ब्रियोज हैं वो भी सब एक जैसे दिखते हैं, सेल्स की अपीयरेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो सिलेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन मैम, मीनोपॉज के बारे में बात करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड अगर हम बोलें ये ओल्ड एज की विमेन हैं, बिकॉज जब मीनोपॉज आने वाला होता है या टाइम पीरियड होता है पता तो चल जाता है हर वुमन को पहले, जब बिकॉज पीरियड्स इरेगुलर हो गए, दे डू नॉट विजिट अ डॉक्टर एट दैट टाइम एट ऑल। उनको लगता है नहीं ये तो लाइफ का एक प्रोसीजर है, आएगा चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिम्टम्स। हमारी सोसाइटी में ना स्पेशली ये बहुत लोगों का एटीट्यूड है, पेनफुल पीरियड्स, अरे कोई बात नहीं ये तो होते ही हैं, शादी के बाद ठीक हो जाएंगे। ट्रू, ऐसा बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है मैम। ऐसा नहीं होता है ना। अब वो पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, कोई बात नहीं जी, ये तो अब पीरियड्स बंद होने का टाइम हो गया, ये तो ऐसा होना ही है। हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं जी, अब पीरियड्स बंद होने का टाइम है, ये तो होना ही है। नहीं, ऐसा होना ही नहीं है वाला कोई। एंड एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन आवर कंट्री इज 46 years, which is about 5 years earlier than the western world. तो लेडीज जो आती है 40 years पे भी होंगी तो भी उनको ऐसा लगता है कि अब जो भी मेरे बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है वो मेनोपॉज के कारण हो रही है और मेनोपॉज आने वाला, और कोई बात नहीं, दिस इज ओके, एक्सेप्ट इट एंड मूव। नहीं, ऐसा एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। आपको हर चीज का इलाज है, आपको उसका, आप जाएंगे डॉक्टर के पास, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, डायग्नोज होगी तो आपके मेनोपॉज को बहुत कंफर्टेबल बनाया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, मेनोपॉज इज नॉट जस्ट अबाउट मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के अलावा बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं, वेजोमोटर सिम्टम्स बोलते हैं, जो हॉट फ्लैशेस, अक्सर लेडीज़ को बहुत एकदम से शरीर में से गर्मी निकलती है, पसीना आता है, रात को नींद खुल जाती है, कभी एकदम से पसीना आने के बाद ठंड लगने शुरू हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। कुछ तो लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस ही होते हैं, जैसे कि अपना खाने में बहुत स्पाइसी फूड अवॉइड करिए, बहुत टी कॉफ़ी अवॉइड करिए, जो गरम तासीर वाली चीज़ें, गरम मसाले या ड्राई फ्रूट्स हैं, उन चीज़ों को कुछ अवॉइड कर लीजिए, है ना। ठंडी तासीर वाली चीज़ें हैं, गूंद कतीरा है, सत्तू है, ठंडाई है, हमारी इंडियन कुकिंग में तो ये सब चीज़ें हैं, वो चीज़ें खा लीजिए। देन वी से ड्रेस इन लेयर्स, गर्मी लगे तो एक लेयर चुपचाप उतार दो, यू डोंट हैव टू मेक अ शो ऑफ योर डिस्कम्फर्ट, और आप खुद भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जिनका सोल्यूशन है। और अगर ये सब रूटीन प्रोसेसेस में योगा से, लाइफस्टाइल चेंजेस से नहीं कंट्रोल में आ रहे, तो फिर हम उनके लिए मेडिकेशंस देते हैं, हम हार्मोन थेरेपी देते हैं, विच इज़ सो वेरी हेल्पफुल फॉर हॉट फ्लैशेस। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज बोन हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ द हार्ट। अगर मेनोपॉज के 10 साल के अंदर अंदर हम लोग हार्मोन्स स्टार्ट करते हैं तो बोन हेल्थ पे और हार्ट की कंडीशन पे बहुत सारा एडवांटेज होता है, क्योंकि लेडीज को नॉर्मली हार्ट अटैक्स नहीं होते मेनोपॉज होने तक, मेनोपॉज होने के बाद ही उनके हार्ट अटैक शुरू हो जाते हैं। और अगर हम मेनोपॉज के बाद सही तरीके से सही मेडिसिन देते जाएं तो वी कैन पोस्टपोन दैट आल्सो फॉर सम टाइम, वी कैन रिड्यूस। एंड जो हमारी कंट्री में वीक बोन्स होना, जो ऑस्टियोपोरोसिस इज मच मोर प्रेवलेंट देन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसीलिए वेस्टर्न गाइडलाइंस है कि 65 इयर्स की एज पे, नहीं तो मेनोपॉज के करीब 10-15 साल के बाद ही किसी लेडी को अपनी बोन डेंसिटी टेस्ट कराना चाहिए, जिसको डेक्सा स्कैन आमतौर पे कहते हैं।
लेकिन हमारी इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की रिकमेंडेशन है मेनोपॉज के 5 साल के बाद ही डेक्सा स्कैन करा दीजिए, क्योंकि हमारी लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस इज मच मोर कॉमन। तो उस समय पता नहीं लगता कि हो रहा है, पता कब लगता है, जरा सा गिरे और हड्डी टूट गई। और बाकी हड्डियां में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर पेल्विस की हड्डी टूट गई, आपकी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा अगर आपके फ्रैक्चर हो गए, तो फिर इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल मीनिंग एडिक्वेट कैल्शियम इन योर डाइट, बी इट नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स, बी इट सप्लीमेंट्स, ठीक है। और फिर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी ऑल्सो। विटामिन डी साथ में कैल्शियम के बॉडी में जाएगा तो वो सारा कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा, आपकी हड्डियों में पहुंचेगा। एंड थर्ड इज एक्सरसाइज, वेट बेरिंग एक्सरसाइज। वेट बेरिंग एक्सरसाइज मतलब जिसमें आपके पैरों पे वजन आता है, चाहे वॉकिंग है, रनिंग है, डांसिंग है, इन सब दीज आर वेट बेरिंग एक्सरसाइज। स्पेशली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ा बहुत वेट्स अंडर सुपरविजन आप करते हैं, तो उससे वो कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। सो कैल्शियम, विटामिन डी एंड रेगुलर वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, ये तीनों चीज़ों के रहते हुए फिर प्रॉब्लम नहीं आती। एंड आई मस्ट टच अपॉन वन मोर थिंग, जो जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स हैं। मेनोपॉज के बाद बहुत सारी लेडीज़ को यूरिन का कंट्रोल पुअर हो जाता है, उनको अपने जेनिटल पार्ट्स में इरिटेशन होती है, और ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो जल्दी से शेयर ही नहीं करती हैं। और सिंपल ईस्ट्रोजन क्रीम्स लगाने से ही कंट्रोल हो जाता है, सिंपल वजाइनल मॉइस्चराइजर्स के साथ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। यस, इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन दैट वी हैड एंड आई होप आवर व्यूअर्स विल आल्सो एंजॉय इट। थैंक यू मैम। ASKofficials.com